हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सभी छात्र एवं छात्राओं को गुड आफ्टरनून। तो 10th क्लास का अभी तक हम मैथ पढ़ा रहे थे। मैथ में हम वास्तविक संख्या और बहुपद का सारा एपिसोड पढ़ा चुके हैं, जो कि मेरा फेसबुक पेज ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर जमुई पर उपलब्ध है। वो सारा वीडियो उपलब्ध है। और आज मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाऊंगा। और आज मैं फिजिक्स का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करूंगा। तो पहला चैप्टर मैं क्लासरूम में पढ़ाया था, कुछ बाकी था, फिर जब क्लास खुलेगी तो हम उसको पूरा करेंगे। लेकिन आज आप दूसरा चैप्टर पढ़िए फिजिक्स का, और नाम है उसका प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है? तो सबसे पहले आज हम लोग सीख लें कि प्रकाश का अपवर्तन। तो सवाल उठता है कि प्रकाश है क्या, है ना? प्रकाश है क्या? तो बच्चों, आप लोगों के भी मन में सवाल ऐसा उठता होगा कि प्रकाश है क्या। तो सिंपल सी बात है, आपसे अगर पूछा जाएगा कहिएगा प्रकाश प्रकाश है। लेकिन एक कल्पना कीजिए थोड़ा सा, प्रकाश है क्या। आप अपने घर में रात में एक रूम में जाइए, ऐसा रूम में जहां की बल्ब नहीं जल रहा। ठीक है? आप एक ऐसे रूम में जाएं जहां की बल्ब नहीं जल रहा है। तो क्या आप जब उस रूम में जाएंगे जहां की बल्ब नहीं जल रहा है, यानी रूम पूरा अंधेला हो, तो क्या आपको कोई वस्तु दिखाई पड़ेगी क्या? मुझे लगता है कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगी। और ऐसा आप अनुभव कीजिए कि क्या जब अंधेला रहता है तो कोई वस्तु दिखाई पड़ती है? नहीं पड़ती है। लेकिन आप लाइट का स्विच ऑन कीजिए, आप लाइट जलाइए, यानी प्रकाश जलाइए, आप बल्ब को जलाइए, बल्ब से जो निकलती है वो प्रकाश ही निकलती है। या डे लाइट, यानी दिन वाला लाइट, जो सूर्य का प्रकाश होता है। जैसे आप बल्ब को जलाएंगे तो आपको उस रूम की सारी वस्तुएं दिखने लगेगी। उस रूम की सारी वस्तुएं क्या होगी? दिखने लगेगी। इसका मतलब जब तक अंधेला था मुझे कोई वस्तु दिखाई नहीं दिया, लेकिन जैसे मैंने लाइट जलाया हमको सारा वस्तु दिखने लगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ प्रकाश वह घटना है या प्रकाश वह भौतिक राशि है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, या जिस कारण कोई वस्तु दिखता है। इसी को कहते हैं प्रकाश। और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? पहले अपवर्तन नहीं, परावर्तन में हम चल रहे, थोड़ा रिव्यू कर रहे हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो प्रकाश किसी वस्तु से टकरा करके दूसरे वस्तु तक या हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या हुआ? कि प्रकाश को किसी अपारदर्शी पदार्थ से टकरा करके लौटना, प्रकाश का परावर्तन हुआ। यानी टकरा करके लौट जाना परावर्तन हुआ। अब अपवर्तन इसी में हम बता रहे हैं कि किसी पारदर्शी पदार्थ में, वहां था अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ किसे? जिससे प्रकाश आर पार ना हो। पारदर्शी पदार्थ किसे कहेंगे? जिससे प्रकाश आर पार हो जाए। तो प्रकाश की किरण को अपारदर्शी पदार्थ से टकरा कर लौट जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता, सॉरी, प्रकाश की किरण को किसी अपारदर्शी वस्तु से टकरा कर लौट जाना परावर्तन कहलाता है। लेकिन अपवर्तन क्या होगा? प्रकाश की किरण को किसी पारदर्शी पदार्थ से या पारदर्शी वस्तु से घुस के निकल जाना। जैसे आप यहां पर एक कांच रख दें, क्या रख दें? पारदर्शी कांच का टुकड़ा। कांच तो आप लोग देखे होंगे घर में जो खिड़की है। यह सिंपल सा उदाहरण देते हैं बेटा कि आपके घर में खिड़की है और खिड़की कांच की है, तो क्या सूर्य का प्रकाश अंदर आता है ना? सूर्य का प्रकाश ऐसे निकलता है, क्या घुस के अंदर आता है कमरा में? तो इस तरह से घुस के निकल जाना प्रकाश के अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश को किसी पारदर्शी पदार्थ से घुस के दूसरे तरफ निकल जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो क्या समझ में आ गया प्रकाश का अपवर्तन? आप घर में बैठे हुए हैं और आपका खिड़की जो है कांच की है, तो क्या सूर्य का प्रकाश बाहर से अंदर आता है ना? तो ये घटना प्रकाश की अपवर्तन है। लेकिन अगर कांच की खिड़की है तो क्या प्रकाश अंदर आता है? नहीं आता है, टकरा करके पुनः उधर ही लौट जाती है, वो परावर्तन है।
तो प्रकाश को टकरा कर लौट जाना परावर्तन और किसी वस्तु में घुस के बाहर निकल जाना अपवर्तन। यही हुआ प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। तो लेकिन बेटा प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे, प्रकाश की चाल पहले सीखेंगे और सघन माध्यम और विरल माध्यम सीखेंगे, तो जरी ज्यादा हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप सरल माध्यम, सघन माध्यम और विरल माध्यम का चर्चा किया मैंने। तो माध्यम क्या होता है? जिसमें प्रकाश चलती हो, जैसे वायु में भी प्रकाश चल सकती है, पानी में, पानी के ऊपर में प्रकाश पड़ेगा, क्या पानी होते हुए नीचे जाएगी ना प्रकाश? तो क्या प्रकाश पानी में भी चलेगी? कांच का इतना मोटा सिल्ली लीजिए और टॉर्च ऊपर में जलाइए, क्या प्रकाश उससे गमन करते हुए नीचे जाएगी कि नहीं जाएगी? तो इसका मतलब कांच में भी प्रकाश चलती है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश की चाल किस वस्तु में कितना होता है, किस माध्यम में कितना होता है। तो सबसे पहले आप जान लें, पहला चैप्टर में हम चर्चा किए थे, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर माध्यम है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। अगर माध्यम नहीं भी है तो भी प्रकाश चलेगी। प्रकाश की चाल का मतलब क्या? क्या आप लाइट जैसे जलाते हैं तो प्रकाश तो वहीं पर जलता है, लेकिन वो धीरे 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 गमन करते हुए रूम के हर दीवार पर जाता है, हर जगह जाता है। इसी को कहते हैं प्रकाश की चाल। तो सबसे पहले समझेंगे, आप बर्तन तो समझ गए होंगे, घुस के निकल जाना। खिड़की वाला मैंने उदाहरण दिया, अगर कांच की खिड़की है तो सूर्य का प्रकाश घुस के आपके कमरे में आ गया तो वो अपवर्तन है। अगर आपका खिड़की काठ का है तो सूर्य का प्रकाश टकरा करके पूरा उधर लौट गया तो वो परावर्तन। यानी खिड़की जब लगा हुआ रहे तब, ये नहीं कि खिड़की खुला हुआ है। तो समझेंगे आप लोग, निर्वात। निर्वात मतलब जहां कुछ नहीं या शून्य, या वायु में प्रकाश की चाल होती है बेटा 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, या इसे लिख सकते हैं 3 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ध्यान देना, इस मीटर को मैंने किलोमीटर में बदल दिया। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। तो मैंने 1000 मीटर से भागा दिया, यानी 1 पर 3 शून्य से भागा दिया था। 10 पर 8 यानी 1 पर 10, 8 शून्य है तो उसमें 3 शून्य खत्म हो गया, तो 10 पर पावर 5, यानी 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, या 3 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी शून्य या वायु में प्रकाश की चाल जो होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये कभी कभी पूछती भी है। पानी में प्रकाश की चाल 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, या 2.25 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कांच, जिसे आप लोग शीशा भी कहते हैं, कांच में प्रकाश की चाल 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, या 2 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसे आप लिखेंगे, इसी से हम लोग चलेंगे सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम और विरल माध्यम। तो आप लोग एक चीज समझेंगे बाबू कि प्रकाश जब भी जाएगी तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी। वो कैसे? मान लीजिए कांच की इतना मोटा सिल्ली या पानी है, तालाब में पानी है, तो क्या उसमें प्रकाश कहां से जा रही है? पानी के ऊपर वायु है, वायु से जल में जा रही है, तो वायु एक माध्यम हुआ। उसके बाद दूसरा माध्यम क्या हुआ? जल। कांच की एक मोटी सिल्ली है, अगर उस पर टॉर्च जलाएं तो टॉर्च का लाइट पहले वायु में था, अब कहां जा रही है? कांच में। तो वायु भी एक माध्यम था और कांच भी क्या है? एक माध्यम है। तो सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन का मतलब क्या होता है? सघन का मतलब होता है कि दो माध्यम में जिसमें प्रकाश की चाल कम हो। सघन मतलब क्या? घना। जब घना रहेगा तो उसमें प्रकाश की चाल कम होगी। अब विरल मतलब क्या? थोड़ा कम घना,
अधिक रहेगी। तो सिंपल सी बात है, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। तो दो माध्यमों की अगर चर्चा करें, दो माध्यमों में जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन माध्यम तथा जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे विरल माध्यम कहते हैं। सघन मतलब घना, स्वाभाविक बात है उसमें प्रकाश की चाल कम रहेगी, जैसे कि कांच और जल। तो कांच और जल में सघन कौन है? कांच है, तो उसमें प्रकाश की चाल कम रहेगी। और जल वो थोड़ा कम सघन है क्योंकि ठोस नहीं है वो, तो उसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी। तो जैसे वायु और कांच, तो ध्यान देना बाबू, वायु और कांच को लिया मैंने, दो माध्यम को लेना जरूरी है। वायु और कांच, तो वायु में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ और कांच में प्रकाश की चाल है 2.25 × 10⁸। तो किसमें प्रकाश की चाल कम है? तो कम है कांच में। तो कांच क्या हो गया? सघन माध्यम। और कम है वायु में, तो वायु हो गया विरल माध्यम। आया समझ में? सघन माध्यम और विरल माध्यम। तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो वो सघन माध्यम, और जिसमें अधिक हो वो विरल माध्यम। तो मैंने लिया वायु और कांच, तो वायु में प्रकाश की चाल अधिक है इसलिए वो हो गया विरल माध्यम, और कांच में प्रकाश की चाल कम है इसलिए वो हो गया सघन माध्यम। अब लिया जाए पानी और कांच, तो फटाक से बताओ कि पानी और कांच लिया जाए तो कौन सा माध्यम सघन होगा और कौन सा माध्यम विरल होगा? तो कांच में प्रकाश की चाल पानी से कम है तो ये हो जाएगा विरल माध्यम, और इसमें ज्यादा है, नहीं ये हो जाएगा कम है तो ये हो जाएगा सघन माध्यम, और इसमें ज्यादा है तो ये हो जाएगा विरल माध्यम। और सघन माध्यम और विरल माध्यम की जो तुलना होती है वो दो माध्यमों के बीच होता है। इसमें दो माध्यम होना जरूरी है, या तो वायु और कांच, या तो कांच और जल, या तो वायु और जल। तो सिंपल सा बात रखेंगे, ये तीनों माध्यम में प्रकाश की चाल याद रखेंगे, और सघन माध्यम पूछे या विरल माध्यम पूछे तो उसमें पकड़ लेंगे। कैसे पकड़ेंगे? सघन, ऐसा है कि प्रकाश कम पार होगा, है ना। सघन यानी प्रकाश कम पार होगा, यानी प्रकाश की चाल कम है। विरल यानी प्रकाश अधिक पार होगा, तो वो हो जाएगा विरल, और जिसमें कम होगा वो हो जाएगा सघन। आप इसे नोट कर लें। हाँ तो बच्चों अब आपको पढ़ना है क्या? सघन और विरल क्लियर, और किस माध्यम में प्रकाश की चाल कितना है ये तो मैंने लिखा ही दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन है क्या और इसके कितने नियम होते हैं। तो वैज्ञानिकों ने प्रकाश के अपवर्तन को परिभाषित भी किया और इसका फिक्स 2 नियम भी बताया। प्रकाश के अपवर्तन का कितने नियम बताया? 2 नियम बताया। वो कैसे होता है, कैसे सघन माध्यम है, विरल माध्यम है, कैसे पार करता है, ये सारा का सारा चीज हम लोग सीखेंगे। ऐसे आपके माइंड में तो खिड़की वाला जो मैंने उदाहरण दिया उसको तो पता चल रहा होगा कि अपवर्तन क्या होता है, लेकिन इसको एक सुसज्जित शब्द में हम लिखेंगे कैसे, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो सवाल है प्रकाश
का अपवर्तन क्या है तथा इसके नियमों को लिखें। प्रकाश का अपवर्तन क्या है तथा इसके नियमों को लिखें। होता क्या है बाबू, यहां दो माध्यम की चर्चा करेंगे। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे वायु से कांच में जब प्रवेश करती है तो वो अपना पथ से थोड़ा विचलित हो जाती है, तो उसका पथ थोड़ा मुड़ जाता है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से थोड़ा विचलित, पथ से थोड़ा मुड़ जाती है या विचलित हो जाती है। मुड़ जाती है या विचलित हो जाती है। इसी घटना को तो वह अपने पथ से थोड़ा मुड़ जाती है या अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाती है, यानी टेढ़ा हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ध्यान देना, मान लिया जाए एक कांच की मोटी सिल्ली ले लिया आपने, ये आपका क्या है, कांच है, ये आपका क्या है, वायु है। कांच के चारों ओर वायु ही होगा बेटा, कांच के चारों ओर क्या होगा, वायु ही होगा। तो ये माध्यम क्या है, वायु, और ये माध्यम है कांच। क्या दो माध्यम है ना, वायु और कांच। तो देखिए क्या हो, मान लिया जाए एक प्रकाश की किरण इस पर पड़ा, कांच जो है इसके ऊपर में प्रकाश की एक किरण पड़ा। या तो आप कांच को दिखा रहे हैं तो इसका एक ऊपर वाला ही पार्ट को दिखा है ना, सिर्फ मैंने क्या किया, ऊपर वाला पार्ट को ही मैंने दिखाया। ये कांच की बहुत मोटी सिल्ली मान लिया जाए, ठीक है। ये डॉट डॉट ना भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये कांच की बहुत मोटी सिल्ली है, ठीक है। तो प्रकाश की किरण ऐसे आई, इस पर पड़ी तो होना क्या चाहिए भाई, ऐसे निकल जाना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं निकलती है। यहां पर थोड़ा सा एक अभिलंब डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, अभिलंब। तो ये ऐसे नहीं जाती है, ऐसे हो जाती है। क्या लग रहा है थोड़ा सा मुड़ गया है। प्रकाश की किरण जब ऐसे आई तो इसको जाना किधर था, इधर, लेकिन इधर नहीं गया, ये थोड़ा सा मुड़ गया, इधर अभिलंब की ओर। ये अभिलंब की ओर थोड़ा सा मुड़ गया। तुम कहोगे सर अभिलंब की ओर काहे मुड़ा, अभिलंब से दूर उधर मुड़ता है ना, अभिलंब से दूर उधर मुड़ जाता। तो मैं अगले टॉपिक में बताऊंगा कि वायु से कांच में जा रही है इसलिए अभिलंब की ओर मुड़ा। यही कांच से अगर वायु में जाती तो अभिलंब से दूर हट जाता। ये सघन माध्यम और विरल माध्यम पर डिपेंड करता है, ये चीज को आगे हम बताएंगे। तो क्या देखा, प्रकाश की किरण ऐसे आई और थोड़ा सा मुड़ गई थी। क्या ये घटना हुआ ना, मुड़ जाना एक घटना हुआ, ये हुआ प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए ये आने वाली किरण है तो ये हुआ आपतित किरण, ये अपवर्तन के बाद जाने वाली किरण है तो इसको हम लोग कहते हैं अपवर्तित किरण। क्या कहते हैं भाई, अपवर्तित किरण, ठीक है। और ये रेखा क्या है, ये अभिलंब है, इसको O मान लो, इसको A मान लो, इसको B मान लो। ये देखिए आपतित किरण और विलंब के बीच एक कोण है, इसको हम लोग I से सूचित करेंगे। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच भी एक कोण है, इसे हम लोग R से सूचित करेंगे। तो ये I जो है, ये जो I मैंने सूचित किया ये क्या है, ये I जो है
ये है आपतन कोण। आपतन कोण ये 30 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री। और ये जो आर आपने लिखा है ये क्या है? इसका नाम है अपवर्तन कोण। आया समझ में? अपवर्तन समझ में आया? देखिए ऐसे आया, आई कांच में घुस के निकल गया, यानी प्रकाश की किरण आए और कांच क्या है? पारदर्शी है, उस पर पड़ने के बाद दूसरे तरफ बाहर निकल जाए तो वो प्रकाश का अपवर्तन है। तो अब इसका नियम पढ़ेंगे। तो प्रकाश के अपवर्तन का दो नियम होता है। प्रकाश के अपवर्तन का निम्न दो नियम है। निम्न दो नियम है। इसे क्या है भाई? पहला आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, दोनों लंब तीनों एक ही समतल में, एक ही समतल में रहती है। एक ही समतल का मतलब क्या हुआ? जैसे ये प्लेन ऐसे, ये इधर से आएगी और इधर जाएगी, तो कहीं नहीं कि ऐसे आएगी और ऐसे खड़ा हो जाएगी। एक ही समतल मतलब अगर सोया हुआ है तो तीनों सोया हुआ रहेगा, खड़ा है तो तीनों खड़ा है। ठीक है। दूसरा होता है साइन आई बटे साइन आर। आप लोग साइन वगैरह तो नहीं पढ़े, लेकिन त्रिकोणमिति पे ये क्लियर होगा। साइन, साइन कहते हैं जया, यानी आपतन कोण की जया, और बटे साइन आर यानी अपवर्तन कोण की जया बराबर एक नियतांक होता है। बराबर एक नियतांक होता है। नियतांक मतलब ये दोनों का जो अनुपात है वो हर जगह समान होगा, है ना। हर माध्यम के लिए क्या होगा? समान होगा, चाहे वो कांच हो, अदरवाइज जो भी। एक नियतांक। इसे, इस चीज को देने वाला वैज्ञानिक का नाम था स्नेल। इस चीज को देने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या था? स्नेल। तो आप लोग जानते ही हैं फिजिक्स में जो व्यक्ति जो चीज निकाल दिया वो चीज उसी का सिद्धांत हो जाता है, उसी का नियम हो जाता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। एक चीज और भी इसे कहते हैं जो कि नोट में हम लिखाएंगे, तो आपसे पूछा जाएगा बेटा कि स्नेल के नियम को लिखें, तो सीधा लिखेंगे साइन आई बटे साइन आर बराबर एक नियतांक होता है। क्लियर? तो नोट में वो चीज लिखेंगे, नोट साइन आई बटे साइन आर बराबर एक नियतांक। इस नियतांक को दूसरे माध्यम का, दूसरे माध्यम मतलब क्या? जिस माध्यम में प्रकाश प्रवेश कर रहा है, यदि इस माध्यम से आ रहा है, और दूसरे माध्यम में जिस माध्यम में अपवर्तन की घटना हो रही है, तो दूसरे माध्यम का, दूसरे माध्यम मतलब जिसमें प्रकाश प्रवेश कर रहा है, प्रवेश करता है, का अपवर्तनांक भी कहलाता है। अपवर्तनांक भी होता है। तो यहां पर अगर पूछा जाए कि इस माध्यम का अपवर्तनांक क्या है कांच का, तो ये साइन आई बटे साइन आर जो एक नियतांक आएगा वही होगा। ठीक है। साइन आई यानी कहा जा सकता है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर साइन आई बटे साइन आर, यानी ये जो नियतांक है ये अपवर्तनांक भी कहलाता है पहले माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का जिसमें कि प्रकाश प्रवेश कर रहा है। क्लियर? आप लोग इसे नोट कर लें।
हाँ तो बाबू आज का क्लास आपका यहीं तक रहेगी। आप इसे भली भांति पहले याद करें, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। और आपको मैं थोड़ा सा सजेस्ट कर दूं कि आप इस चैप्टर को पहले एक बार पढ़ लें। और ये जो एपिसोड है मेरा क्लास 10th के लिए भी है, और जो पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल ITI का तैयारी कर रहे थे उसके लिए भी है। तब तक के लिए धन्यवाद। और कैसा लग रहा है आप लोगों को घर में आजकल? क्या बड़ा बेचैनी टाइप का लगता होगा कि क्लास जाएं। इंतजार समाप्त होने वाली है, बहुत जल्द आप लोग क्लास आएंगे। फिलहाल आप लोग इस टाइप से ऑनलाइन क्लास में हमसे जुड़े रहें, मेरा लाइव में साथ दें और इस वीडियो को देखें। तब तक के लिए धन्यवाद।